नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस प्रकार से कल बिहार बंद के नाम पर खुलेआम बीजेपी के द्वारा गुंडागर्दी की गई, जिस तरीके का हुड़दंग किया गया, बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, वो बड़ा मुद्दा बन गया है। और बीजेपी ने वोट चोरी के मुद्दे से बचने के लिए जो मां की गाली का मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उल्टा वोट चोरी का मुद्दा और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, चुनावी मुद्दा बन गया है। उसकी काट में बीजेपी लगातार तमाम पैंतरे हैं वो आजमा रही है, उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पा रही है, सभी ध्वस्त होते जा रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से गाली को लेकर के बिहार बंद का आयोजन किया गया बीजेपी के द्वारा, वो बिहार बंद कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया और इस मुद्दे पर बीजेपी खुद तमाम आरोपों में घिर गई है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब जो बिहार का चुनाव है वो बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आपने कल देखा, कल बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई बिहार बंद को लेकर के, इस दौरान जो जबरन चीजें कराने की कोशिश की गई, प्रशासन पूरी तरीके से खामोश रहा। उस पर नीतीश कुमार पर भी उंगलियां खूब उठी, उनके प्रशासन पर खूब उंगलियां उठी और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस राज्य में एनडीए की सरकार है और उन्हीं के लोग राज्य को बंद करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया। और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर मां बहन की गालियां दी गई, जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, उसी मुद्दे पर बीजेपी अब बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो बिहार बंद है वो उल्टा बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है और इससे विपक्ष को एज मिला है? जय संविधान। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब ये मन बना चुके हैं कि या तो चुनाव के पहले की मुझे नहीं लगता संभावना इसलिए है, चुनाव के तुरंत बाद जितनी भी सीटें उनको मिलेंगी, क्योंकि ये बात तो करीब करीब पक्की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा लड़ने का मौका मिलेगा जेडीयू को। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन ने ये यात्रा निकाली, उससे क्या हुआ, जेडीयू की और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि चुनाव आयोग के माध्यम से हम चुनाव जीत जाएंगे, हम 125 सीटें अपने आप जीत जाएंगे, 150 लड़के, और उसके बाद नीतीश कुमार को 15-20 सीटों पे हम जो है समेट देंगे, और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमने किया वही हम बिहार के अंदर करेंगे और नीतीश कुमार के अब अधिकार सारे खत्म और मुख्यमंत्री पद खत्म। अब इसमें जो ये यात्रा हुई, इस यात्रा के माध्यम से एक तो इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो ही गया, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई। और जहां तक आप देखिए 99% चांस ये है चुनाव घोषणा के बाद कि नीतीश कुमार को 102 सीटें मिलेंगी शायद लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें मिलेंगी। अच्छा, एक और खबर है, अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करूंगा कि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक मीटिंग हो चुकी है और उसके अंदर ये निर्णय हो गया है कि 101 सीट या 102 सीट जो भी लड़ेगी जेडीयू, उसमें से जितनी भी सीट जीतेगी, क्योंकि अभी अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इंडिया गठबंधन का सारा जो गणित है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर जेडीयू को सीटें देंगे और जेडीयू फिर पलट गया जैसे नीतीश कुमार पलट गए थे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो तो बिहार भी चला जाएगा और दिल्ली भी चला जाएगा और सारे सपने टूट जाएंगे इंडिया गठबंधन के। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कह दिया कि साहब, इलेक्शन के पहले तो हम आपको लेंगे नहीं, आप वहां जाइए 101 102 सीटों पे लड़िए और कोशिश कीजिए कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े, जिससे या तो आरजेडी जीते या जेडीयू जीते। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो आप हमारे गठबंधन में आ जाइए, हम आपके लोगों को भी अच्छी सीटें देंगे, अच्छे पद देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप तेजस्वी यादव के पास रहेगी और नीतीश कुमार उसके लिए तैयार भी, और दिल्ली की सरकार को भी हम गिरा देंगे, चंद्रबाबू नायडू भी उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन इलेक्शन का इनको वेट करना है। पहले हम जो सोच रहे थे कि 9 तारीख को, खैर वो अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी मुझे एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है जो मुझे लग रहा है उसके कारण 9 सितंबर को भी हो सकता है कि मामला बिखर जाए और उसके बाद इलेक्शन के बाद बिहार के तो बिखर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो उपद्रव हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। यहां तक खबर है, एक वीडियो मैंने देखा, सच है कि झूठ आई डोंट नो, एक साड़ी की दुकान में औरतों ने लूट की और साड़ियां लूट ली।
भाई बंद का आह्वान करके अगर आप लूट का माध्यम उसको बना लेंगे, और उसके बाद कई यूट्यूबर्स ने दिखाया किस प्रकार से जिला यातायात अधिकारी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया, और पुलिस और प्रशासन जो है खड़ा हुआ देख रहा था। प्रशासन किसका है? वो नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार ने भी अपनी चाल चल दी भाई, आनंद से उन्होंने बिहार की सरकार भी चला ली, और दिल्ली से जो आवंटन लेना था वो भी ले लिया, और भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा के माध्यम से और इस बार उसको एक्सपोज भी कर दिया। और उसके बाद इलेक्शन के बाद आपको खेल देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो असली मकसद है इनका, अब जीएसटी लेके आए, इसलिए लेके आए कि शायद ये वोट चोरी का मुद्दा जो है वो पीछे चला जाए, लोग जीएसटी डिस्कस करने लगे। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और ये जो हम हुड़दंग की बात कर रहे थे, जो बिहार बंद के दौरान किया गया है बीजेपी के द्वारा, और आपने देखा होगा ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर कभी तो हंसी आती है और कभी तो गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं बीजेपी के लोग। और जहां पर तमाम गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, दुकानें बंद करवाई जा रही है, तोड़ फोड़ आग जली, तमाम तरह की चीजें देखी गई, लेकिन उसका भी जब कुछ असर नहीं हुआ तो विपक्ष भी कहाँ पीछे हटने वाला, विपक्ष ने भी खूब मजे ले लिए। और जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इतना बढ़िया ट्वीट किया है, मैं उनका ट्वीट दिखाना चाहूंगी। और ट्वीट करते हुए वो मोदी जी के आंसुओं को फिर से बहाने की बात लिखते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं वो कि वाह मोदी जी वाह, काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भी भाड़े पर लोग बुला लेते। जैसे रैली में पुलिस और प्रशासन पर दबाव देते हैं, ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते, वो ही ट्रैफिक रुकवा देते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी की। भाजपाई गुंडों ने सरेआम महिलाओं को पीटा, शिक्षकों को पीटा और गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस को रोका, शहीद के परिजनों को पीटा। लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए, एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। धिक्कार है। बीजेपी की गुंडई पर गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया। विचारों ने इस पर कोई डिबेट नहीं की। विपक्ष के बंद में कोई छींक भी देता तो इनके स्टूडियो में जातिवादी तूफान आ जाता, इनकी पत्रकारिता पर मोर नाचता। लेकिन बेचारे मोदी जी की विफलता, बेचारे बीजेपी की विफलता में सदमे में है। गुजरात के रहने वाले मोदी जी ने वोट की खेती के लिए बिहार बंद में आम बिहारियों को परेशान करने का मस्ती भरा निर्णय ले लिया। शायद अभी उन्हें बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ और अधिक टेसू बहाने होंगे। क्या आपको भी लगता है सर कि अभी मोदी जी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो असर नहीं पड़ सका बिहार में? सोचा यही था कि इसका असर इतना पड़ेगा कि सारा का सारा जो बिहार का मुद्दा है वो इसी पे हो जाएगा, पूरा का पूरा चुनाव इसी पे लड़ लिया जाएगा। लेकिन वोट चोरी के अलावा तो बिहार के लोगों को कुछ और दिख ही नहीं रहा है। निधि तुम बताओ ये कैसे हो सकता है? भाई अगर देखिए, अच्छा बल्कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाकर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के और अपने कार्यकर्ताओं के हाथ काट दिए। वरना इनका काम क्या था? गाली गलौज करना, लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, माँ बहन की गालियां देना। अब माँ बहन की गालियां कैसे देंगे? क्योंकि अब ये एक इतिहास बन गया, जहां इन्होंने किसी प्रवक्ता को गाली दी और किसी कार्यकर्ता को गाली दी या किसी भी दलित और आदिवासी समाज के लोगों को गाली दी, लोग रेफर करेंगे, उसकी फोटो डालेंगे और उसके वीडियो को रिकॉर्ड करके जनता के सामने लाएंगे। भाई अच्छा, नॉन बायोलॉजिकल आदमी की मां कैसे हो सकती है? जिस दिन उन्होंने अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहा था उसी दिन अपनी मां का अपमान कर दिया। देखो निधि, तुम भी महसूस कर रही होगी, अभी तो तुम बच्ची हो। मैं महसूस करता हूं कि मेरे जीवन में मेरे को आदमी बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरी मां का है। और ये जितने आपके दर्शक श्रोता हैं, अभी नहीं शायद इनको समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे होंगे, जो कम उम्र के होंगे, ज्यादा उम्र के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको आदमी और चलना सिखाया है, किसी ने बोलना सिखाया है, खाना खाना सिखाया है, तो आपकी मां ने सिखाया है या बाप ने सिखाया है। अगर उनके प्रति आपका यह भाव नहीं होगा कि भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पे बिठा दिया और उसके बाद आप अपने माँ बाप को अपने पास ले जाके उनको बुढ़ापे में सुख नहीं देते। मुझे तो याद आता है तमिलनाडु का एक लड़का, नाम मैं इस समय भूल रहा हूं, वो आईआईटी से टॉप किया, उस लड़के को उसको 1.5 करोड़ की नौकरी मिली। 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़कर वो मां ने जो उसको पाला था वो इडली बनाती थी और इडली घर घर जाके बेचा करती थी। तमिलनाडु का लड़का था। उसने उसी इडली के उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसकी नेटवर्किंग बढ़ाई और करोड़ों का काम किया। लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी मां का, जो इसके बेसिस पे मैं आज पढ़ के आईआईटी का स्टूडेंट बना हूं, अपने माता के प्रति उसने कृतज्ञता नहीं दिखाई।
देखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि आप देखते हैं, जानवरों को भी देखते हैं, आदमियों को भी देखते हैं कि जितना त्याग और अपने बच्चों को बचाने के लिए और उसको सुखी देखने के लिए माँ बाप जितना ज्यादा त्याग करते हैं, उसकी कल्पना तभी करेंगे लोग जब खुद माँ बाप बनेंगे, और जब बुढ़ापे में आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनको आदमी तो, अगर मैं मान लीजिए किसी अच्छे पद पे चला गया और 90 साल और 95 साल की महिला को मैं बैंक की लाइन में लगा दूंगा, 4 घंटे तक लाइन लगी रहेगी, पूरी सड़कें जाम कर दी जाएंगी, बैंक को सब लोगों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, वहां 6-7 फोटोग्राफर फोटो खींचेंगे और उसका राजनीतिक दोहन होगा। वही राजनीतिक दोहन करने की कोशिश की। लेकिन एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत होता है निधि, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अब ये मूल रूप दिखाई पड़ रहा है। जब आप कोई भी जुमला एक बार मारते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, 2 बार मारते हैं कम प्रभावित होते हैं, और जब 10-15 बार कर लेते हैं प्रभाव होना छोड़ देता है। अब बार बार अगर आप रोने लगोगे, बल्कि निधि आपने देखा होगा बड़े नेताओं को यह शिक्षा मिलती है, दे आर ट्रेन्ड, जब इस प्रकार की स्थिति आए तो आंखों से आंसू मत गिरने दो। हम लोग तो रो लेते हैं, हम लोग छोटे मोटे आम आदमी हैं। आपने संजय गांधी की डेथ पे इंदिरा जी को रोते हुए देखा क्या? इंदिरा जी की डेथ पे राजीव गांधी, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को रोते हुए देखा क्या? नहीं रोए। क्यों रोए? आंसू आ रहे होंगे, अंदर जाके रोए होंगे, कैमरे के सामने नहीं रो सकते, क्योंकि अगर वो रो देते तो पूरे देश को इतना ज्यादा उद्विग्न हो जाता कि फिर वो स्थिति बाहर हो जाती, फिर देश को संभालना। तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्र का कर्तव्य। रोना किसी और बात पे आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और माई इस बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप ने धक्का दे दिया तो शी जिनपिंग के पास जाके बैठना पड़ा। रोना उस बात पे आ रहा है, बहाना ये बिहार का बना दिया। अरे किसने गाली दी, कौन ने गाली दी? वो जेल चला गया, जो जिस आदमी ने मंच का संचालन किया था वो भी जेल चला गया, और वहां राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं। जब उसको दंड दे दिया तो बिहार की जनता को परेशान क्यों किया?